नाज़रीन, मैं आरिफ मियाँ हूँ। मेरे साथ डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हैं, जो स्वीडन में रहते हैं, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है। पाकिस्तान में हिस्ट्री पे जो बर्निंग इश्यूज़ हैं हमारे, उन पे जो डॉक्टर साहब का काम है, वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ है जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के ऊपर काम किया है। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त बहुत देने बहुत पे। मेहरबानी मियाँ साहब। डॉक्टर साहब, ये फ़रमाइए कि इस वक़्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जी, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? आजकल के हालात, इस वक्त के हालात जो हैं, जी। इंतहाई तफ्शीशनाक हैं। हुँ, हमारी इकॉनमी का सत्यानाश हुआ हुआ हुँ, है। हुँ, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो नहीं है जो दुनिया में एक नॉर्म बन हुँ, चुका है हुँ, कि जिसे कहते हैं सिविलियन सुप्रेमेसी। हुँ, फ़ौजें जो हैं या आर्म्ड फोर्सेस, वो सरहदों की हिफाजत हुँ, और मुल्क के अंदर इंटरनल रिबेलियन अगर हो हुँ, तो उसको रोकने के लिए होती हैं। हुँ, लेकिन शुरू से हमें एक सिक्योरिटी स्टेट बनना पड़ा, हुँ, और जिसे मैं गैरिजन स्टेट हुँ, कहता हुँ, हूँ। और इसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हुँ, उसमें इंस्टीट्यूशंस जो होती हुँ, हैं, डेमोक्रेटिक हुँ, इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंटेशन, हुँ, वो कभी क्या कहते हैं, उनकी जड़ें जो हैं वो हुँ, डीप इस मुल्क में नहीं गई। हुँ, और ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ जमहूरियत नहीं है हुँ, लेकिन वहाँ पे मुआशी तरक्की बहुत हुई है। हुँ, हुँ, हाँ जी, हुँ, मसलन चाइना आप देख लें। हुँ, लेकिन हमने वो भी काम नहीं किया। उसकी वजह मुझे लगता है कि हुँ, हम एक आइडियोलॉजिकल, हुँ, थियोलॉजिकल हुँ, स्टेट है, हुँ, सिर्फ हुँ, आइडियोलॉजिकल नहीं है। हुँ, और अगर आप आने वाले तरफ देखने की बजाय पीछे की तरफ देख रहे हैं और बढ़ना आगे पड़ रहा है, हुँ, हुँ, तो वो जो तज़ाद है हुँ, वो आपको हर वक़्त रोकता है। हुँ, दुनिया आपके इस देखने से हुँ, रुकती नहीं है, हुँ, वो आगे बढ़ती जाती हुँ, है। हुँ, तो हमें इससे आज़ाद होना पड़ेगा। हुँ, पाकिस्तान कायम है, हुँ, और इस पे अब मज़ीद बहस की ज़रूरत नहीं है हुँ, कि क्या ये स्टेट है या हुँ, नहीं है। ये हुँ, तो बिल्कुल है, हुँ, जो भी है, हुँ, हुँ, ख़ास तौर पे 71 के हुँ, बाद। इसको आगे चलाना, इसको बेहतर बनाना, अवाम के मसाइल को हल करना हुँ, जो है वो अब आज के दौर के जो हुक्मरान हैं, हुँ, आज के इंटेलेक्चुअल्स जो हुँ, हैं, उनको मिल के काम करना होगा। हुँ, ये वाला जो है ना, एक आइडियोलॉजिकल हुँ, स्टेट को हुँ, परसू करना, हुँ, उसमें प्रायोरिटीज़ जो हैं वो गलत हुँ, आप एस्टेब्लिश कर लेते हुँ, हैं। आज की स्टेट जो है वो अवाम के मसाइल को हल करने के लिए है। ये नहीं कि उन मसाइल का हल आप आखिरत में ढूँढते हुँ, फिरें। हुँ, हाँ जी, हुँ, इसी धरती के ऊपर हुँ, आपको ढूँढने हुँ, पड़ेंगे। हुँ। डॉक्टर साहब, ये जो बातें आप बता रहे हैं, पाकिस्तान के लोग हैं मजमूई तौर पे, हुँ, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, फौजी भी हैं जो यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं, ये इन बातों को समझ नहीं पा रहे? हर रोज़ बयान तो यही होता है कि हाँ। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुँ, यूँ कर हुँ, देंगे। हुँ, और ये अब से नहीं, हुँ, हुँ, हर हुकूमत ने इस किस्म की बात है। हुँ, हुँ, लेकिन जहाँ कुछ लोग चैलेंज करते हैं हुँ, इनकी पॉलिसीज़ को या हुँ, कुछ, तो पाकिस्तान ख़तरे में वाली हुँ, बात हो जाती हुँ, है हुँ, रियासत की तरफ हुँ, से, या ये कि इस्लाम ख़तरे में हुँ, है। हुँ, ये दोनों चीज़ों हुँ, से आज़ाद होना पड़ेगा। हुँ, 96% जहाँ पे लोग मुसलमान हों, हुँ, वहाँ पे इस्लाम कैसे ख़तरे में हो सकता है? हुँ, और अभी भी हमने साबित किया है कि पाकिस्तान पे हमला करना कोई आसान नहीं है। हुँ, तो आपकी सिक्योरिटी भी एक तरह की गारंटीड है अब। जी। अब इस इलाके को अमन की तरफ लाना है। हुँ, हुँ, मुल्क के अंदर हुँ, लोगों में अमन होना हुँ, चाहिए, और इस इलाके में जो ममालिक हैं, हुँ, हुँ, उनमें भी हुँ, नॉर्मलाइजेशन हुँ, ऑफ हुँ, रिलेशंस, हुँ, और मैं कहता हूँ दोस्ती की बुनियाद हुँ, पड़नी हुँ, चाहिए। हुँ, जो पहले होता रहा वो हुँ, आप भी जानते हैं, मैं हुँ, भी हुँ, जानता रहा हुँ, हूँ, वो नेगेटिव पॉलिटिक्स थी। जी, जी। हमें इससे आज़ाद होना हुँ, पड़ेगा। हुँ। इंडिया तक़सीम जिस तरह से हुआ, उस पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान बन जाने के बाद जी, बज़ाहिर यही होना भी चाहिए था और इम्कान भी था कि ये लोग बहुत कोई संजीदा तौर पे काम करते इस तरह के कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होते, पाकिस्तानियों के हालात बेहतर होते। जी, जी। ये नहीं हो रहा। क्या
ऐसा तो नहीं कि ये लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर सलाहियत नहीं है, सलाहियत का फुकदान है। सलाहियत का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मेरे ख्याल से साथ साथ जो मसला है कि हमने बजाय पाकिस्तान को एक कायम करने के बाद अमन का प्रोजेक्ट बनाते, हमने 3-4 जंगें शुरू कर दी, और उन जंगों का नुकसान जो हमारे पे हुआ है वो मजीद एक प्रॉब्लम बन गया सोच के अंदर। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, इंटरनल एक मुल्क को चलाने के लिए उसकी हकीकत को देखना चाहिए। यहाँ पे कई जुबानें बोली जाती हैं, कई किस्म की एथनिक ग्रुप्स हैं, और ये प्लूरैलिटी जो है इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप इसको कबूल कर लें, और यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनका पर्सनल फेथ जो है और स्टेट का रिलेशनशिप हर एक के साथ न्यूट्रल होना चाहिए। हमने स्टेट को भी पार्टी कर दिया है लोगों के इन मसाइल के अंदर, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ वंस अगेन आइडियोलॉजिकल स्टेट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो हकीकत से फरार कह लें आप, या हकीकत से उनको समझ नहीं आती, क्योंकि वो इतने आइडियोलॉजी ड्रिवन किस्म की सोच होती है। तो ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। वरना ये रूलर्स जो हैं, जहाँ तक उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उसमें तो किसी की कमी नहीं है, उनको सही तरह प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन रूलर्स और अलीट आप कह लें, और अवाम के अंदर जो इतना बड़ी खला है, इसको पूरा तब ही किया जा सकता है कि अगर स्टेट जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को समझे। और ड्यूटीज़ तो ये हैं कि अगर मुल्क बन गया है तो अगर आपकी डिफेंस भी मजबूत है तो अब सारी अटेंशन आपकी लोगों पे आनी चाहिए। हम देखते हैं कि हेल्थ पे स्पेंडिंग कम से कम हो रही है, और एजुकेशन का भी यही हाल है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी वह जिक्र है कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी कंपलसरी, उसको पूरा अगर नहीं किया जाता तो ये स्टेट जो है मेरी नज़र में जो एक स्टेट का फंक्शन है वो पूरा नहीं कर रही। ये तो 19वीं सेंचुरी से दुनिया के अंदर पब्लिक एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, ये दो सेक्टर्स हैं जिसमें स्टेट का सुपरविजन कह लें या ओनरशिप भी कह लें हो सकता है। उसको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले आए हैं। अब प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन जिस किस्म के भी आप स्कूल रखें, आप हर बच्चे को गारंटी करें, गरीबों का बच्चा हो, हाँ जी, कुछ भी हो, कि वो 10 जमातें जो है ना फ्री एजुकेशन ले ले। चाइना ने ये जो इनकलाब के बाद जो बहुत बड़ी तब्दीली लेके आए, 100% लिटरेसी, उसके बाद जो आपके लोग हैं वो हाई टेक्नोलॉजी में भी काम कर सकते हैं, वो बाकी सेक्टर्स में भी जो है ना इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। हमारा ये मसला ऐसे नहीं है। मसलन एक चाइना का मुझे याद है किसी प्रोजेक्ट पे ये हमारे लोग ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई ये आप हर वक्त नमाज की बात करते हैं, आप पूरा काम करें 8 घंटे। तो जैसे अखबारों ने बताया उस पर हमला होने वाला था उस चाइनीज लीडर पे, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी आई तो उसको बचा लिया। अब ये तो नहीं हो सकता कि बाकी दुनिया में 8 घंटे काम करें और उसके बाद आपको वेजेस मिले। आप उस दौरान 2 कम से कम नमाजें होती हैं, उसमें चले जाएं और अपने मर्जी से वापस आए। तो इस तरह आप डिस्करेज करते हैं लोगों को या दुनिया को कि वो पाकिस्तान को प्रॉपर अटेंशन दे। एक श्रीलंकन जो था मैनेजर कहीं सियालकोट में, उसको नहीं मार दिया गया। तो सारी दुनिया में ये रेपुटेशन जो है पाकिस्तान को एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव इमेज देती है। ऑप्टिक्स का बड़ा मसला होता है दुनिया में, आपके ऑप्टिक्स भी गलत है। डॉक्टर साहब, हिस्ट्री पे आपका बड़ा काम है, पार्टीशन पे आपका बड़ा काम है, आपने क्या समझा है कि ये जो तकसीम डिमांड की जा रही थी, पाकिस्तान की डिमांड की जा रही थी, ये डिमांड क्यों कर रहे थे जनाब साहब मुस्लिम लीग के लोग? जो मैंने अपनी रिसर्च में शो की है कि ये सारी तब्दीली जो है 1937 के बाद आई है जी, और उसमें कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी गलती है कि जब इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया,
मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में, हम्म, और यूपी के अंदर कहते हैं एक अंडरस्टैंडिंग थी हम्म, मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की हम्म, कि जो भी रिजल्ट आएगा हम्म, तो हम एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। हम्म, तो फिर कांग्रेस ने अपना मौक़िफ़ बदल दिया हम्म, कि मुसलमान तो हैं ही नहीं मुस्लिम लीग के साथ, हम्म, तो अगर किसी ने मिनिस्टर बनना है हम्म, जी, वो पहले रिज़ाइन करे हम्म, मुस्लिम लीग से और हम्म, कांग्रेस ज्वाइन करे, एंड देन ही विल बी कंसिडर्ड हम्म, फॉर मिनिस्टरशिप। हम्म, उसमें फिर रिएक्शन जिन्ना साहब का है हम्म, कि आई विल यूज़ कम्युनलिज्म, हम्म, हाँ जी, हम्म, मुसलमानों को हम्म, तैयार करने के हम्म, लिए, और उसके बाद उन्होंने उसी दगर पे बात की। हम्म, अब कांग्रेस ने अगर ये कहा था तो गलत नहीं था कहा। हम्म, डेमोक्रेसी में अगर एक पार्टी को वोट ही नहीं मिलते हम्म, तो ये बिल्कुल ऐसे आप कहें लोग तो इसके साथ हैं नहीं, लेकिन पॉलिटिकली ये गलत साबित हुआ क्योंकि इसको इस्तेमाल किया गया, और फिर अंग्रेज़ों को एक ऐसी स्टेट की ज़रूरत थी जो सोवियत यूनियन को कंटेन कर सके। हिंदुस्तान अंडर नेहरू वाज एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियल, और उसके इर्द गिर्द कई लेफ्टिस्ट थे। तो ये बिल्कुल आखिरी में से कहता हूँ ट्वाइलाइट डिसीजन कि अंग्रेज इंडिया को पार्टीशन नहीं था करना चाहते, वो उस सारे हिंदुस्तान को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। जब देखा कि ये नहीं हो सकता तो पाकिस्तान बनाया जिसमें जिन्ना साहब पहले से तैयार थे कि हम वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा होंगे, जबकि इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट में हिस्सा लिया, तब पाकिस्तान को बनाया गया। और ये सारा कुछ इतनी जल्दी में हुआ, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर भी ना हो सकी और इतना खून खराबा हुआ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आप जाके एस्टेब्लिश करें। आई वुड से लाइक दिस कि अगर जिन्ना साहब की डिमांड पार्टीशन की ना हो तो ये इशू इंडिविजुअल से लेके एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बन सकता, बना जी। इसके ऊपर कांग्रेस का स्टैंड 8 मार्च 1947 तक ये था कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, ठीक है। 8 मार्च को उन्होंने चेंज किया 1947 में। डिमांड 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग से, बल्कि 38 में ही शुरू हो गई थी यानी मूवमेंट शुरू हो गई थी, बट ऑफिशियल जी जो डॉक्यूमेंट है इनका। तो जब ये मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था ना कि मुस्लिम स्टेट्स बनाई जाए, तो सिख लीडर थे सर सुंदर सिंह मजीठिया, सिख नेशनलिस्ट या खालसा पार्टी के। जी जी। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान को अपना घर नहीं समझते तो हम पंजाब की भी तकसीम करवाएंगे। तो जब ये देखा कि अब पाकिस्तान बन रहा है और फिर सिखों की डिमांड है कि हम इस पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, उधर से हिंदू महासभा ने कहा कि अगर हिंदुस्तान की तकसीम होती है मजहब की बुनियाद पे तो फिर बंगाल की भी होगी। वहां पे फिर कांग्रेस ने पार्टीशन को माना 8 मार्च 1947 को। उससे पहले दे वर वर्किंग टुवर्ड्स यूनाइटेड इंडिया। आखिर में हिंदुस्तान की तकसीम हुई, पंजाब और बंगाल असेंबलीज को वोट देने का हक था। प्रोसेस ये था कि पंजाब की बात कर लें, इसके 29 डिस्ट्रिक्ट थे, 12 डिस्ट्रिक्ट हिंदू सिख मेजॉरिटी थे और 17 वर मुस्लिम मेजॉरिटी। 2 ब्लॉक बना दिए गए। इन दोनों ब्लॉक्स में से अगर एक भी ब्लॉक पार्टीशन के हक में वोट देता है तो पार्टीशन होगी। तो हिंदू सिख ब्लॉक ने कहा कि हम पंजाब की पार्टीशन करवाएंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान की पार्टीशन करवा रहे हैं मजहब की बुनियाद पे, तो आप किसी मॉरल ग्राउंड पे उनको मजबूर तो नहीं कर सकते। तो इस तरह फिर पंजाब की पार्टीशन हुई। पार्टीशन पीसफुली नहीं हो सकी। जो पंजाब के गवर्नर थे सर एवन जेंकिंस, ही वाज वार्निंग कि यहाँ पे ब्लड बाथ होगा, मगर किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और आखिर में जो हुआ वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। क्या जिन्ना साहब ये चाहते थे इसी तरह हो? शायद नहीं, मगर जब आप मजहब की बुनियाद पे, नफरत की बुनियाद पे तकसीम चाहते हैं तो नफरत आपके साथ तो नहीं ना रहती, दूसरी तरफ भी आ जाती है। और फिर नफरत की बुनियाद पे ये 2 मुल्क बने और इतनी जंगें होती हैं, बजाय कोऑपरेशन के ये एक दूसरे के, वो कहते हैं जीरो सम्स गेम खेलते रहते हैं। व्हाट इज गुड फॉर यू इज बैड फॉर मी एंड वाइस वर्सा। और सारा अटेंशन तो हमारी डिफेंस पे है जी। जो हमारी एक मुल्क की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुल्क बन गया आज़ाद, अवाम की खिदमत करो,
उसकी तरफ अटेंशन ही कोई नहीं है। और लूट मार का जो निज़ाम हमारे यहाँ पे है, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं होते, अगर होते हैं तो उनको माना नहीं जाता, तो वो लूट मार भी होती रहती है एंड नोबडी इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो ये है, मैं समझता हूँ पार्टीशन ना होती, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 13 पॉइंट हैं, 11 पॉइंट तो उनके प्रूव हो गए कि अगर आप मुल्क की तकसीम करेंगे मज़हब की बुनियाद पे और यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग आएंगे अपना मुल्क छोड़ के, तो कुछ देर के बाद लोकल लोगों के साथ आपकी तजाद हो जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान इधर चले जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर मुसलमान वहाँ पे एक बहुत छोटी मिनॉरिटी रह जाएंगे। और यही हुआ, वहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा हो गया पाकिस्तान बनने का, और यहाँ पे आपके सामने ही है, मौलवी ले गए पाकिस्तान को। ये मसला है ना, मज़हब की बुनियाद पे अगर आप मुल्क बनाते हैं तो यही होगा। जिन्ना साहब ने 11 अगस्त को स्पीच की थी जी, आप क्या समझते हैं कि ही वाज सीरियस फॉर दैट? I can't read the state of his mind, but I think it was a speech completely out of context, on the basis of which he had demanded Pakistan and got Pakistan, कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं और ये कभी अमन से मिलके नहीं रह सकती, इसलिए हिंदुस्तान की तकसीम करो, मुसलमानों को उनका अलग मुल्क दो। अब 7 साल तो ये प्रोपेगेंडा कह लें, कैंपेन कह लें, फिर जब पाकिस्तान 2-3 दिन में बन जाना था तो वहाँ पे कह दिया कि इन दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन अ रिलीजियस सेंस बट एज सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो इसकी क्रेडिबिलिटी अवाम के लिए तो ज़ीरो थी ना। चंद इंटेलेक्चुअल्स को इसने अट्रैक्ट किया होगा, लेकिन मौलवियों ने तभी शोर मचा दिया था कि हमें तो आपने कहा था कि हम इस्लाम के लिए स्टेट बना रहे हैं। हाँ जी। और बाकी लोगों का तो ये था कि वो पड़े हुए थे उसमें रेफ्यूजी कैंप्स में। पंजाब के अंदर कम अज़ कम 8 लाख लोग मारे गए थे, ये कि वो मुसलमान थे या हिंदू थे या सिख थे। जब मज़हब की बुनियाद पे आप लोगों का कत्लेआम मुमकिन कर देते हैं और फिर 14 मिलियन लोग एक घर से बेघर होके बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो फिर एक दिन आप कह देते हैं कि हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मेक्स नो सेंस। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में ये चीज़ पहले ही मान ली गई थी कि देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, men and women will have equal rights, India will be a federation with an effective center, 39 items were given to the center and 67 to the provinces, और हिंदुस्तानी will be the national language of India with 2 scripts, हमारी पर्शियन उर्दू और देवनागरी, और हर प्रोविंस जो है वो अपनी ज़ुबान में अगर एजुकेशन देना चाहे या कुछ तो उसका ये हक होगा। उसको हमने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान की डिमांड आ गई। वो डिमांड 2 नेशन थ्योरी पे है ना, उसी पे हमने तकसीम करवाई, और तकसीम के बाद आप कहते हैं जी हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल, वेल दे इफ दैट वाज ट्रू व्हाट वाज द आइडिया ऑफ डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कहते हैं जी मुसलमान बहुत पीछे थे, ये है, ये एक आर्गुमेंट बन सकती है, लेकिन क्या मुल्क तोड़ के ही वो तरक्की हो सकती है, या लोगों को उस एक आज़ाद मुल्क में हुआ क्या है कि पाकिस्तान इंडिया बनने के बाद बहुत बड़ा जो हमारा नेशनल ट्रेजर है वो तो डिफेंस पे खर्च हो जाता है बजाय एजुकेशन पे और हेल्थ पे। तो आपने कैसा वो फिर मसला हल किया, और 1/3 मुसलमान तो अब इंडिया में वैसे ही छोड़ आए। अगर हिंदुओं से हमें इतना डर था तो सबसे ज़्यादा डर तो उन मुसलमानों को होना चाहिए ना जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में रह रहे थे, उनको हमने वहाँ ही छोड़ा। या तो आप उनको सारों को यहाँ पे ले आते और हिंदू यहाँ से सिख निकाल दिए, हिंदू सिख हमने निकाल दिए, लेकिन वहाँ के मुसलमानों को ये तकरीर की बैकग्राउंड एक ये भी थी कि कांग्रेस या इंडियन हुकूमत को ये कहा जाए कि माइनॉरिटीज़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे, वो तो हम कर नहीं सके, लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी जान दे दी, जवाहरलाल नेहरू ने पूरा रिस्पॉन्सिबली जो हिंदू महासभा और आरएसएस
मुसलमानों पे अटैक कर रहे थे, उनको रोका हम्म, और वहाँ मुसलमान रह गए। हम्म, 1947 में हम्म, 9.8% हम्म, was the Muslim population. Now it is 15%. हम्म, इंडिया में तो मुसलमानों की पॉपुलेशन हम्म, बढ़ी है। हम्म, अब ये बीजेपी की हुकूमत आने के बाद उनकी सियासत वही है जो हमने की 47 से पहले, हम्म, कि वो इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों को एक हम्म, ग्रुप बनाते हैं जिस पे एतबार नहीं हो सकता, जो मजहबी तौर पे ये हैं वो हैं। 47 से पहले 7 साल कैंपेन हमारी हिंदुओं के खिलाफ ये थी। तो बीजेपी आज जो कर रही है वो हम कर चुके हैं। सो टिट फॉर टैट, ये ट्रेजेडी है इस इलाके की। तो आप कहते हैं कि जिन्ना साहब ने 11 अगस्त की स्पीच की और उनकी स्पीच के खतूत वही थे जी जो कि होने चाहिए थे, जी जिन पे पाकिस्तान को आगे चलना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट थी तो लोगों ने उसको नहीं, ये भी है, ये स्पीच तो उन्होंने कर दी, लेकिन 14 अगस्त को जब एक्चुअल पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली को इनॉग्रेट किया गया है, लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ पे उन्होंने पहले तकरीर की और उन्होंने कहा कि मुसलमान अपना एक मुल्क चाहते थे, ये आपको मिल गया, और मुसलमानों में बड़े अजीम रूलर रहे हैं, मसलन अकबर। जिन्ना साहब गेट्स अप एंड सेज, ऑफ कोर्स अकबर इज ऑल राइट, बट आवर मेन इंस्पिरेशन इज प्रॉफिट मुहम्मद, who first defeated the Jews and Christians and then treated them well. तो वो वापस ले आए ना रियासत मदीना को। इसी तरह 25 जनवरी को कराची बार एसोसिएशन में, सून आफ्टर पाकिस्तान, वहाँ पे उन्होंने कहा कि पीपल कीप आस्किंग मी व्हाट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। The Constitution of Pakistan was given 1300 years ago. It will be democratic, ये वो। अब 1300 years ago means once again रियासत मदीना, doesn't it? जी बेशक बेशक। इसके अलावा 2-3 और भी उनकी जो हैं, हसन अल बन्ना जो ये इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर थे, उनको लिखा खत कि हमने मुल्क बना लिया, अब इसको इस्लामी बनाने के लिए हमें एक इस्लामिक स्कॉलर भेजें जो बताए कि पाकिस्तान कैसे एक मिसाली इस्लामिक स्टेट बनेगी, इसके कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक कैसी होगी। और एक और भी जो उन्होंने किया कि लाहौर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिश किया, जिसके हेड थे अलामा मोहम्मद असद। उनको भी जो दिया गया रेफरेंस वो यही था कि यू एडवाइज अस हाउ टू मेक पाकिस्तान एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कल्चर कैसे होना चाहिए, इस्लामिक इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक तकरीर आपने कर दी, उसको सपोर्ट करने के लिए फॉलो अप स्पीचेस होनी चाहिए ना। जी बेशक। फॉलो अप स्पीचेस तो एक भी नहीं है, इसलिए आई थिंक इट वाज अ वन टाइम अफेयर। और दुनिया को यह भी बताना था कि हम कोई मेडिवल स्टेट नहीं बनेंगे, हम मॉडर्न स्टेट बनेंगे, क्योंकि सारी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे थी। और उसके बाद उस स्पीच को कोई अहमियत नहीं दी गई। अलबत्ता ये कहना कि उसको सप्रेस कर दिया गया था, ये मिथ है। दिस इज नॉनसेंस। यानी जिन्ना साहब जब खुद उस जगह पे उस स्पीच की बुनियाद पे नहीं खड़े रहे, नहीं यही मैं कह रहा हूँ, तो वो स्पीच की क्रेडिबिलिटी नहीं ना है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जिन्ना साहब से अगर हम शुरू करें तो वो गवर्नर जनरल के तौर पे थे और ऑल इन ऑल थे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद फिर मिलिट्री डिक्टेटर्स ने कब्जा ले लिया जी, फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स भी आई। अगर जनरल ज़िया की शक्ल में हम देखें तो अपने तई एक उन्होंने इस्लामी निज़ाम भी पूरी तरह से नाफज कर दिया और मजहबी जमातें भी उनसे मुतफिक थीं। कोई सिस्टम की ऐसी शक्ल दिखाई नहीं देती जो पाकिस्तान में तजर्बा नहीं किया गया जी। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान के आम पाकिस्तानियों के हालात बेहतर नहीं हुए जी। इससे आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं? वही नतीजा जो है कि आपने स्टेट तो बना ली और उसके बाद आपने बजाय सारी दुनिया में जैसे स्टेट बनने के बाद एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनती है और पॉलिसीज मुरतब होती हैं डेवलपमेंट की तरफ। देखिए अयूब खान के दौर में मुझे याद है, मेरे पास वो स्टैम्प की पिक्चर भी है कि अ 2 चाइल्ड फैमिली इज द बेस्ट फैमिली, ये स्टैम्प था पाकिस्तान का। इसी तरह मुस्लिम फैमिली लॉज वो लेके आया, ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ को उन्होंने रिफॉर्म किया, हालांकि वो मिलिट्री डिक्टेटर था। मुझे याद है ये मौलवियों ने और बाकियों ने उनके खिलाफ जो
मुहिम चलाई उसमें ये था कि ये काफराना हरकतें हैं। तो अगर आप इस किस्म की एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी मॉडर्न, एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज से स्टेट को चलाना चाहते हैं तो फिर यहाँ आप पहुंचेंगे। या तो आपके पास हो ईरान की तरह बहुत ज्यादा तेल कि मौलवी उनको दबाते रहें, कुछ करते रहें, लेकिन क्योंकि इतने उनके जराए हैं तो वैसे ईरान के अंदर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, उनकी पाकिस्तान की निस्बत यस, उनकी फिल्में भी आप देखें जो बनती हैं क्रिटिकल, ये वो बहुत स्टैंडर्ड है। तो ईरानी पढ़े लिखे लोग हैं, हमने अपने लोगों को पढ़ाया भी नहीं ना सही। ये जो है निसाब जिस पे हम करते हैं वो सब झूठ है। ये मैं तो अब कह रहा हूँ, के अजीज ने मर्डर ऑफ हिस्ट्री लिख के पहले से ये बात बता दी है हमें। तो ये चीजें जो हैं वक्ती तौर पे एक हाकिम को, एक रजीम को, लोगों को चुप कराने के लिए तो ये एक हथियार है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपके सामने हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये कलेक्टिव फेलियर है पाकिस्तान के लोगों का। अब कलेक्टिव फेलियर में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ढूंढेंगे ना। हाँ जी। आम आवाम की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मुझे नज़र नहीं आती। यानी गुर्बत में जो रहता है और जो बेबसी में रहता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? वो तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। जी जी। तो मैं समझता हूँ ये सारा काम खराब होता है ऊपर से। फिर जो आपकी मिडिल क्लास है वो इतनी कंजर्वेटिव बन चुकी हुई है क्योंकि उसको पढ़ाया ही ये गया कि वी आर द बेस्ट और हमने दुनिया पे छा जाना है। अब बेस्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे आपकी जो रेटिंग है वो कहाँ है खड़ी? हाँ जी, आप खुद ही देख लें। साउथ एशिया में भी वो बहुत नीचे जाके इंडिया और बांग्लादेश से भी कम उसकी रेटिंग है। तो आप हकीकत से फरार कर रहे हैं ना बाय मेकिंग इम्पॉसिबल डिमांड्स ऑन द स्टेट। और उस होता क्या है कि जब आप इस किस्म की एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं तो फिर अगर उसको आप चैलेंज करें तो आप मुल्क दुश्मन भी होते हैं, आप मजहब दुश्मन भी होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि कोई एक क्रिएटिव सोच जो है वो आगे नहीं बढ़ती। डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं पर्सनली कि इन बिल्ट फॉल्ट है कोई? इन बिल्ट फॉल्ट है। इन बिल्ट फॉल्ट तो यही है कि मजहब के नाम पे जो रियासतें बनती हैं उनके अंदर एक इन बिल्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रेजुडिस्ड बुनियाद होती है कि धरती और अवाम का जो रिश्ता होना चाहिए एक जैसा, वो धरती तो मिल जाती है लेकिन अवाम में आप खुद ही तफरीक पैदा कर देते हैं। तो उससे फिर स्टेट जो है आगे चल के उसकी एक लॉप साइडेड डेवलपमेंट होती है और वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी नजर आता है। एक तरफ क्लॉज 19 में सारे फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि ऑल विल बी सब्जेक्ट टू द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। तो अगर आप ग्लोरी ऑफ इस्लाम के एतबार से दुनिया को चलाना शुरू कर देंगे तो रिजल्ट यही होगा कि दुनिया की हकीकत जो है वो बेसिकली मटेरियल डेवलपमेंट और लोगों की रैशनल डिमांड्स उसको पूरा करना है। आखिरत का मसला जो है ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको पूरा हक होना चाहिए कि जैसे भी वो समझता है कि जिंदगी मरने के बाद जो कुछ भी होगा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने एक्शन उसके मुताबिक रखूं। लेकिन स्टेट कैन नॉट इम्पोज द डिमांड कि आप इस तरीके से निजात हासिल कर सकते हैं। ये अगर आप करेंगे तो रिजल्ट वही होगा जो आपके सामने है। यही एक बात नहीं है। जब आप मजहब की बुनियाद पे एक स्टेट बनाते हैं तो उसकी जो फिर सोसाइटी की प्लूरलिटी है वो आप नहीं मानते। मसलन पाकिस्तान बनने के बाद बंगालीज वर द मेजॉरिटी। हाँ जी, हमने इसको माना ही नहीं। 1 यूनिट बना लिया पहले। किस लिए बना लिया कि जी पैरिटी। वाई पैरिटी? जब वो मेजॉरिटी में है, वो इलेक्शन जीते तो हमने उनको हुकूमत नहीं बनाने दी। तो हमने अपने पूरे अवाम को
माना तो नहीं ना कि हम्म, ये वाकई हमारी जी जी नेशन जी। है। ये जो है ना तजाद कह जी। लें आप, या ये अंग्रेजी में कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस, दोनों में, अवाम में और रियासत में एक जैसा हारमनी होनी चाहिए, वो पाकिस्तान में नहीं कभी इस्टेब्लिश हो सकी। शायद बाकी दुनिया में ये मसाइल हैं, लेकिन जहाँ पे जमहूरियत होगी वहाँ पे डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, अकोमोडेशन होगी। हिंदुस्तान के अंदर जब वो आज़ाद हुए तो 9 स्टेट्स थे, अब शायद 29 है जी। कुछ। हाँ जी, उन्होंने देखा कि दे आर टू बिग और यहाँ पे अनइवन डेवलपमेंट भी है, तो इन दोनों चीज़ों को वो अकोमोडेट करते जाते हैं और आगे भी स्टेट्स वहाँ पे बन सकती हैं। हमारे यहाँ वही जो 4 सूबे हैं उसके ऊपर इतनी इमोशनल हमारी अटैचमेंट है कि पंजाब के टुकड़े हो जाएंगे, सिंधी कुछ और बात करते हैं, तो यहाँ पे कंसेंसस नहीं है कि क्या हम डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं या हम अपनी एक नैरो माइंडेड नेशनल इंटरेस्ट कह लें या सेक्टेरियन इंटरेस्ट के लिए करते हैं।